चलो आज पढ़ते हैं मौसम विज्ञान। क्या पढ़ते हैं? मौसम विज्ञान, 12th क्लास। ये लगभग 7 नंबर का आएगा इस बार, है ना? कितने का है ये? 7 नंबर का इस बार सर। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने? वायुमंडल। क्या? वायुमंडल क्या है? इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें 2 शब्द अलग अलग कर लेते हैं, एक वायु और एक मंडल। मंडल माने होता है संगठन। क्या होता है? संगठन। इसमें कई चीज़ों का संगठन हो, तो इसमें एक शब्द लगा है वायु। वायु माने क्या होता है? हवा। इसका मतलब ये है कि हवा अकेली नहीं है, कई चीज़ों से मिलकर बनी हुई है हवा, है ना? कई चीज़ों से या कई हवाओं से या कई गैसों से मिलकर बनी हुई है, तब इसे हम लोग वायुमंडल कहेंगे। इसे कितने भागों में बांटा गया वो जानेंगे। तो वायुमंडल क्या है? आकाश में वायु का वह आवरण जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी तल से चारों ओर लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का जो आवरण है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। संपूर्ण वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस समय कहाँ बैठे हैं? पृथ्वी पर बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? पृथ्वी पर। हमारे ऊपर जो हवा है, हवा अकेली तो है नहीं, बहुत सारी हवाओं से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है। तो यही है कि पृथ्वी के ऊपर जो हवा का घेरा है उसे क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। और यह पृथ्वी से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक इसे वायु का घेरा माना गया है। अब इसे समझने के लिए 4 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 4 हिस्सों में बांटा गया है। वो हिस्से हम देखते चलते हैं। नंबर 1 कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर। कौन सा वाला है? ट्रोपोस्फीयर। नंबर 2 स्ट्रेटोस्फीयर। नंबर 3 मीजोस्फीयर। नंबर 4 थर्मोस्फीयर। तो इसे याद रखने का तरीका बताता है आपको, ठीक है? तो कैसे याद रखा जा सकता है वो देखो। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी। क्या है? पृथ्वी है ये वाली, है ना? ये इसको मैं पृथ्वी बना दे। आप भी अपने नोटबुक में या फाइनल एग्जाम में लिखें तो आप भी ऐसे लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे और लाइन इस तरह की इसमें दे दें। इसका मतलब होता है जाड़ी लाइनों का कि ये दृढ़ चीज़ है, यानी कठोर चीज़ है, उस पर अपन लोग बैठे हुए हैं। अब हम ऊपर जो पूरी क्या है? वायु का घेरा है पूरा का पूरा। अब हम लोग पहले देखेंगे, यहाँ से पहला घेरा हमारे सामने आता है। जैसे कि मान लो ये है ना, जो कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है ना? पहला वाला घेरा, यानी कुछ ऊंचाई बताई गई है, जो कि पहली ऊंचाई है ट्रोपोस्फीयर। वायुमंडल के सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फीयर। इसकी ऊंचाई है ना, ट्रोपोफॉस कहते हैं ऊपर की परत को, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी सतह से कितनी बताई गई है? 12 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि 12 किलोमीटर, कितना किलोमीटर की ऊंचाई है पृथ्वी से लेकर 12 किलोमीटर ऊंचाई तक ये वायु का घेरा कौन सा कहलाएगा? ट्रोपोस्फीयर कहलाता है। उसके बाद इस परत से ऊंची एक वायु का एक घेरा है दूसरा, है ना, जिसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये लोग, है ना, ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 12.5 किलोमीटर। देखो, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोपॉस के ऊपर वाला, ट्रोपोपॉस ये थी, ट्रोपोपॉस के उस ऊपर वाला भाग स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, जिसकी ऊंचाई ट्रोपोपॉस से लगभग कितनी दूरी है? 12.5 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 12.5 किलोमीटर। इसके उच्च स्तर को ट्रोपोपॉस कहते हैं। जी है, ट्रोपोपॉस। अब आता है मीजोस्फीयर। इसके बाद ऊपर की परत आती है दूसरी, ऐसे ये लो, है ना। इसकी बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर के करीब। कितनी है? 80 किलोमीटर। ओके, कितनी है? 80 किलोमीटर की ऊंचाई है। हो गया। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर। क्या बोलेंगे? मीजोस्फीयर। अब आती है थर्मोस्फीयर।
इसके ऊपर वाली परत है जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, थर्मोस्फीयर का नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, ऊपर वाला वो थर्मोस्फीयर है। ये है थर्मोस्फीयर। कौन सा है, थर्मोस्फीयर। इसकी दूरी कितनी है, लगभग 100 कितनी है, 20 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है, 120 किलोमीटर है ना, 120 किलोमीटर की ऊंचाई है। कुल मिला के हमारे सामने पहला वाला जो स्तर दिया है उसे ट्रोपोस्फीयर यानी टी, दूसरा वाला आता है स्ट्रेटोस्फीयर यानी एस, है ना, उसके बाद आता है मीजोस्फीयर यानी एम, और उसके बाद आता है वह थर्मोस्फीयर यानी टी। तो इसके दो याद में कर सकते हैं अपन लोग, है ना, टी एस बराबर एम टी, ऐसे याद रखें। तो टी एस का टी का मतलब क्या हुआ, थर्मोस्फीयर, है ना, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर और फिर थर्मोस्फीयर। इस प्रकार से ये चित्र आपको एग्जाम में बनाना है। क्या करना है, एग्जाम में ऐसा बनाना है। पहले ये लिख लेना चारों लिखने के बाद इस तरह से आपको समझाना, जैसे कि मैंने। आप चाहें तो इसको ऐसा कैसा बना लें उसमें, उसके बाद आप एग्जाम में फाइनली ऐसे ही दर्शाएंगे जैसे कि मैंने। जैसे पहला 12 किलोमीटर, फिर 12.5 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, फिर 120 किलोमीटर, ऐसी परतें बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास एक अच्छा प्रश्न हल हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वायुमंडल का संगठन लिखिए। तो वायुमंडल का संगठन का मतलब हुआ कि वायुमंडल कितनी गैसों से मिलकर बना है, उसका संगठन कहलाता है। ऐसे भी आज है वायुमंडल के भिन्न अवयवों को, हम बोलें तो कंपोनेंट्स, है ना, क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना है। तो हम लोग उत्तर लिख रहे हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % है, करीबन नाइट्रोजन कितनी दी है ना, जो उसकी प्रतिशत मात्रा दी है, जो गैस का नाम दिया है। सारी गैसें मिला करके क्या कहलाती हैं, वायुमंडल, है ना, क्या कहलाती हैं, वायुमंडल। और सब मिल जाए तो संगठन। ठीक है, संगठन वाले सब मिल करके। अब देखें आगे हम लोग, इसमें कौन सी गैस ज़्यादा है, कौन सी कम है। तो सबसे ज़्यादा वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन यानी N। नाइट्रोजन कितनी है, 78.09% के। ठीक है, कितनी है, 79, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, 20.99% ऑक्सीजन है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जैसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन यानी O2, जो CO2, जो N2 यानी नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.033%। 0.03 कह सकते हैं या 0.33% भी कह सकते हैं। उसके बाद आर्गन्स दिए है, आर्गन 0.93% है। फिर उसके बाद नियॉन्स दिए है ना, क्या दिए, आर्गन्स दिए। उसके बाद नियॉन्स दिए, है ना। उसके बाद हीलियम्स दिए, कितने दिए, हीलियम्स दिए। उसके अतिरिक्त भी और गैस हैं, लगभग 99% तो हो ही गई सभी गैसें। तो ये आपको वायुमंडल का संगठन बताना। ऐसा कैसा आप छाप मारें बोर्ड में, उतार के रजिस्टर में लिख लो इसको, है ना। रोक लो थोड़ा वीडियो को, उसके बाद लिख लो इसको आराम से। चलो ठीक है, ये ऐसे दर्शाए, आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसे, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये कलर है, ये जो नीला कलर है वो इसके लिए दिखाई दे रहा है। वो कितना है बताओ, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन है, N यानी नाइट्रोजन है। ये याद करने के लिए बनाया गया मैंने। सबसे ज़्यादा कौन है ना, 79। अब आते हैं 20.9 कौन है, ऑक्सीजन, जो हल्का पीला है वो ये रहा, हल्का पीला। उसके बाद आती है ये थोड़ा लालपन, ये वाला, है ना, अदर गैसेस दी हैं। उसके बाद दिए ये वाला कितना दिया है, आर्गन्स दिए 0.90%। उसके बाद ये नीला वाला दिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा कितनी दी है, 0.03%। इस प्रकार से नहीं याद कर सकते हैं। ऐसा चित्र आप भी बना करके टीचर को बता सकते हैं। आपको पहली बार वो देखेगा कहीं जो केवल इस स्टूडेंट की ऐसी इमेज बनी है, देख के खुश हो जाएगा, है ना। तो आप भी ऐसी बनाने की कोशिश करें। अब आता हमारे सामने वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। अर्थात जो वर्षा होती है ना,
अपनी बरसात के 4 महीने आते हैं, इसे अपन लोग चौमासे के नाम से भी जानते हैं। बरसात के रेनी सीजन आते हैं 4 महीने के लिए, तो वो है। तो वर्षा उसमें होती है। तो वर्षा कितने प्रकार से होती है लेकिन अपन नहीं जानते थे। अब हम क्या जानते हैं, वर्षा हो रही है बस। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे वर्षा को 3 भागों में बांटा है कि कैसे कैसे होती है। तो देखें, नंबर 1 सबसे हमारे पास आती है संवहनीय वर्षा। कौन सी वाली वर्षा? संवहनीय वर्षा। कौन सी वाली? संवहनीय वर्षा। इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, वर्षा को रेनफॉल कहा जाता है। इस तरह की वर्षा कैसे होती है वो समझ लो। ये देखो, ये चित्र दिया गया है, इसको समझें। यानी इसमें क्या होता है, अपने जो गांव में जंगल खड़े हुए हैं पृथ्वी पर, तो वहाँ पर बहुत सारे जो पेड़ खड़े हुए हैं, क्या है, बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं, है ना। तो इन पेड़ों के ऊपर से पत्तियों से पानी उड़ता है, ऊपर जाता है। इस घटना को हम लोग संवहन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन। यानी गैस जो उड़ती है, भाप जो उड़ती है, वो ऊपर जाती है। इस घटना को संवहन कहते हैं। तो पत्तियों से क्या निकलता है? बाष्प। क्या निकलता है? बाष्प निकलती है। क्या निकलती है? बाष्प। जो ऊपर उठती है, गर्म होती है, बाष्प ऊपर उठती है, इस घटना को संवहन कहते हैं। जैसे ऊपर जाती है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से पानी भाप उड़ रही है ना, एवापोरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये बाष्प लिखा हुआ है, ऐसे अपन लिख लेते हैं बाष्प, यानी एवापोरेशन। बाष्प तो उड़ रही है पेड़ों से, ये सीधी ऊपर जा रही है। ऊपर जाकर के यहाँ पर बहुत ठंडक होती है। क्या होती है? ठंडक होती है, कंडेंसेशन होता है, जिसे हिंदी में अपन बोलेंगे संघनन। क्या हुआ? संघनन। संघनन का मतलब है कि कोहरे जैसी स्थिति होती है। ऊपर जाते हैं थर्मोस्फीयर उधर, तो ठंड पड़ने लगती है मीजोस्फीयर में। तो ठंड पड़ने लगती है तो ठंड से पानी क्या होता है? कोहरे की तरह हो जाता है और हमें वो बादल दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये बादल दिखाई देने लगा, देखो, है ना ये। अब इसमें पानी की बूंदों में वजन होने लगता है। क्या है, पहले भाप कैसी थी? गर्म थी, और ठंडी होके पानी क्या बनने लगता है? कण छोटे छोटे, और कण आपस में एक दूसरे टकरा के बड़े हो जाते हैं। और बड़े कणों में क्या हो जाएगा? वजन हो जाएगा। और वह वजन क्या करेगा? नीचे की ओर आता, हमेशा पानी किधर की हो जाएगा? नीचे की ओर। तो ये आने लगेगा, है ना। तो ये संघनन के द्वारा जो पानी, ठीक है, और ये वर्षा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्षा कहलाएगी, है ना। प्रेसिपिटेशन होने लगता है, अर्थात संघनन के कारण इसमें वर्षा होने लगती है। तो ये वही बात है, इसे अच्छे से समझ लें। ये जंगल होते हैं, इसलिए आपने कभी सुना होगा, लोग बुजुर्ग भी कहते हैं, सरकार भी कहते हैं, जंगलों की कटाई नहीं करें। जहाँ जंगल ज़्यादा होंगे वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी। स्वभाव के जड़ों से पानी पत्तियों से उड़ता है ऊपर, ऊपर जाके वो ठंडा हो जाता है, और वह ज़्यादा ठंडा हो जाता है, उसको क्या दिखने लगता है? वो घना दिखने लगता है, बादल दिखने लगता है, और बादलों में वो पानी की बूंदें आपस में टकरा बड़ी हो जाती हैं, और बड़ी होके क्या होता है? नीचे आ जाती हैं। इसमें कोई देवी शक्ति की, देवता की शक्ति की जरूरत नहीं होती है। ये प्रकृति अपने आप ऐसा करती रहती है ना। ओके, हम लोग पहले सुनते थे, हमारे बुजुर्ग सुनाते थे कि समुद्रों से बादल पानी लाते हैं भर भर के। तो समुद्रों से पानी भर भर के नहीं, समुद्रों के किनारे जो होते हैं उनसे बाष्प उठती है। समुद्रों के किनारे से पानी भरा है, पानी से गर्म से क्या निकलेगी? बाष्प। और बाष्प क्या होती है? ऊपर उठ के ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, और बादल दिखने लगते हैं। हमें क्या दिखने लगते हैं? बादल। तो अब देखते हैं ऊपर क्या लिखा है। लिखेगा क्या? उसमें कुछ भी नहीं। तो देखो, तो इस तरह की वर्षा गर्म व आर्द्र हवाओं के कारण होती है। गीली और गर्म हवाओं के संवहन धाराओं द्वारा होती है, और ऊपर उठने के कारण होती है। जैसे जैसे ऊपर उठती है, गर्मियों के ऋतु में पृथ्वी के तल पर अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है। पृथ्वी पर क्या होने लगता है? ज़्यादा गर्मी पड़, अत्यधिक गर्मी। क्या बात कही गई है? अत्यधिक गर्मी हो जाने के कारण जो बाष्प थी वो ऊपर उठने लगती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हुआ? ऊपर की ओर, है ना। ऊपर वायु धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जगह जगह से। तथा जैसे जैसे ये धरातल से ऊपर जाती हैं, धरातल बोले तो पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जा रही हैं, जो गर्म हवाएं उठती हैं, ऊपर जाती हैं, तो फैलकर वहाँ क्या हो जाती हैं? ठंडी हो जाती हैं। ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचने के बाद, ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच जाती हैं, उसके बाद ऐसी संवहन धारा पूर्णतः कैसे हो जाती हैं? संतृप्त।
संतृप्त बोले तो ठंडी हो जाती हैं और उसमें पानी बन जाता है, गैस से क्या में चेंज हो जाता है, पानी में। जिसके पश्चात संघनन, संघनन बोले तो मैंने बताया था आपको बादलों में होने से वर्षा होती रहती है। यह वर्षा मूसलाधार के रूप में होती है, यानी जब जंगलों से हवा उठती है और ऊपर जाकर एकदम ठंडी होती है तो तेज बारिश गिरती है, जिसे मूसलाधार कह रहे हैं। कहते हैं मज़ा आ गया है तो बहुत बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है, वो यही बारिश मानी जाती है ना। और ये बड़े क्षेत्रों में भी होती है ना, क्या होती है ये, इससे अधिक इसका अधिकांश भाग नदियों द्वारा समुद्रों में बहाकर पानी, नदियाँ आ जाती हैं और नदियाँ बहते बहते कहाँ पहुँच जाती हैं, समुद्रों में पानी पहुँच जाता है। तो समुद्रों से भी पानी आया और समुद्रों में नदियों के द्वारा पहुँच गया, पृथ्वी पर जो पानी उपयोग में आया वो आ गया, है ना। इतने में आप रोक सकते हो पानी को तो रोक लो डैम बनाकर, तो ये आ गया। तो संवहनी वर्षा आ गई। इसके लिए आप एक चित्र बनाएंगे, ये चित्र बना, ऐसा कैसा आप चित्र छापना सीख लो, आप बता सकते हैं कि संवहनी वर्षा कैसे होती है। नहीं है तो एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, ये डब्लू बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, 3 बना लो, 4 बना लो। उसके बाद ऐसे बना देना है इसके, ये लो, है ना, ऐसे। तो ये बन गए आपके पेड़, क्या बन गए, पेड़, है ना, जंगल हो गया सब, ये लोग, है ना। यहाँ से आप दर्शाएंगे जल वाष्प, क्या दिखाएंगे, वाष्प दिखाएंगे। ये वाष्प ऊपर जाती हुई एरो बना देंगे ऐसे, ठीक है। ये लो, यहाँ लिख देंगे संवहन, संवहन, संवहन मतलब ऊपर उठने की घटना, संवहन, ठीक है। ऊपर जा रहा है ये वाष्प, वाष्प ऊपर जा रही है, घटना क्या कहलाती है, संवहन। ऊपर जाके क्या हुआ, संघ न, संघनन का मतलब होता है वहाँ जाके ये ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और वाष्प पानी में बदल जाएगी, बादल बन के देखने लगती है हमें। अब ये पानी बरसेगा, तो ये संवहनी वर्षा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, संवहनी वर्षा कहलाएगी। क्योंकि इसके जो उठी थी, संवहन के कारण उठी थी ना, इसलिए इसका नाम संवहनी वर्षा कहते हैं। ऐसा चित्र आपको बनाना है। चित्र बन गया यानी याद हो गए, और चित्र बन गया था यानी परीक्षा में वही लिखना है, एक्स्ट्रा तो कुछ लिखना नहीं है। दूसरा आता है पर्वतीय वर्षाएं। तो पर्वतीय वर्षाओं में मैंने देखा आपके सामने एक पर्वत बना हुआ है, ऐसे ऐसे, है ना, ये देखो ये पर्वत बना हुआ है, ये पृथ्वी है यहाँ से, तो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। तो जब वर्षा जब गर्म हवाएं, जब सूर्य निकलने लगता है यहाँ से, तो एक तरफ गर्म हवा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गर्म हवा हो जाएगी। तो इधर कैसी हो जाएगी, ठंडी हवा हो जाएगी। गर्म हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ से ठंडी हवा, है ना, क्या, ठंडी हवा इसके स्थान लेने जाएगी। गर्म हवा ऊपर उठेगी, ठंडी हवा नीचे। तो ये पर्वत से टकरा करके, क्या, पर्वत से टकरा करके हवाएं ऐसे उड़ जाती हैं। तो किसके कारण उठी हैं, पर्वत के कारण। किसके कारण उठी हैं, पर्वत के कारण, इसलिए इनको पर्वतीय वर्षा भी कह सकते हैं। तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद तो वही घटना एक ही है, कौन सी है, संघनन। कौन सी है, संघनन, ठंडा हो जाता है। तो पर्वत से यदि हवा उठती है तो पर्वतीय वर्षा कहलाएगी, यदि संघनन से उठी तो संवहनी वर्षा कहलाएगी। तो देखो क्या लिखा है, संघनन के पश्चात होने वाली वर्षा पर्वतीय वर्षा कहलाती है। गर्म एवं आर्द्र वायु को पर्वतों के टकराने से, किसे, पर्वतों के टकराने पर ऊपर उठना पड़ता है। ये पर्वत से टकराई और ऊपर उठ गई, जहाँ वह संघनन से हवा संतृप्त हो जाती है, ऊपर जाके तो घटना वही है जो पहले हुई थी, उसका संघनन शुरू हो जाता है, यानी घनी ठंड लगने लगती है, वहाँ ठंडा हो जाता है। यह वर्षा छाया वर्षा के नाम से भी जानी जाती है। यानी इसका मतलब यह छाया वर्षा, छाया के नाम से जानने का मतलब होता है कि कई बार आपने सुना होगा कि कहीं थोड़ी बहुत वर्षा हो गई, कहीं पानी बरसा ही नहीं है। हमारे पड़ोस के गांव में पानी बरस रहा है, हम सूखे भी खड़े हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रोड के इस तरफ तो पानी है और रोड के उस तरफ पानी नहीं है। तो क्या होगा कि जो पहाड़ी के कारण कम बादल हैं, ये छोटे मोटे बादल हैं, कैसे हैं, कैसे बादल हैं बताओ, कम बादल हैं, तो ये कम ही वर्षा होगी। यहाँ छाया आ रही होगी, यहाँ वर्षा हो रही होगी, तो इनकी छाया इधर पड़ रही होगी। हम लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ तो छाया आ रही है, धूप छाया, और इधर वर्षा हो रही है। तो ये कौन सी वर्षा क्या कहलाएगी, यह वर्षा छाया के नाम से भी जाना है। यह वर्षा छाया वर्षा के नाम से भी, इधर छाया बन रही है, इधर वर्षा हो रही है ना। ये बरसात के दिनों में इस तरह से काम करती है। ओके, ये समझ में आ गया। तो पर्वत के द्वारा हवा उठती है तो पर्वतीय वर्षा कहलाती है।
अब आती है तीसरे नंबर की हमारे सामने चक्रवातीय वर्षा। कौन सी वाली? इसे साइक्लोनिक्स रेनफॉल कहते हैं इंग्लिश में अपन लोग। तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल्स है ना, फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं इसे। धरती पर हम देखते हैं कि इधर से भी वायु आ रही है, इधर से भी वायु आ रही है, बीच में आके टकरा गई तो तेजी से चक्रवात बनेंगे, है ना। कैसे दिखाई दे रहा है ना, एकदम घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए तो ऊपर उठते हैं। तो इधर से भी वायु आई है और इधर से भी वायु आई है, दोनों टकरा करके ऊपर उठती हैं। क्या होता है? दोनों टकरा कर ऊपर उठती हैं। ऊपर किसके कारण उठ रही हैं? चक्रवात के कारण। किसके कारण? चक्रवात के कारण उठ रही हैं, इसलिए ना चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ऊपर जाएंगे तो वही संघनन होने लगता है। क्या होने लगता है? संघनन होने लगता है। क्या होने लगता है? संघनन होता है। और ये वर्षाएं स्पीड में बरस रही होती हैं, टेढ़ी बरसती हैं अक्सर, है ना, और तेज हवाओं के साथ बरसती हैं। कैसी? तेज हवाओं के साथ बरसती हैं ये, क्योंकि चक्रवात आता है, पेड़ झूल रहे होते हैं तेजी से और बरसात हो रही होती है। जब गीली हो जाती है डाली, वजन बढ़ जाता है तो डाली टूट जाती है। हम कहते हैं आंधी आई थी, वर्षा आई थी और देखो पेड़ों को तोड़ गई, फसलों को गिरा गई। ये नुकसान भी होता है इससे। इसकी बूंदें हमेशा कैसी बरसती हैं? तिरछी वर्षा दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? तिरछी वर्षा दिखाई देती है ऐसे, है ना, ये वर्षा। तो इसके बारे में धरातल पर, धरातल बोले तो पृथ्वी, धरातल को क्या बोलते हैं हम लोग? पृथ्वी। पृथ्वी पर चक्रवातों के कारण प्राप्त होने वाली वर्षा चक्रवाती वर्षा कहलाती है। तो इसको बोलते हैं चक्रवात। किसको बोलते हैं? चक्रवात हम लोग। जो दिखाई दे रहा है, देखो इतना ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? चक्रवात। इस तरह की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्रों में होती है। शीतोष्ण का ठंडा इलाके होते हैं ना। तो ये हो गई। इस प्रकार से मैंने कितनी वर्षा बता दी आपको वित्त क्षेत्र के, एकदम याद हो जाना चाहिए आपको। ये पहली कौन सी वाली है? संवहनीय वर्षा। कौन सी है? संवहनीय वर्षा यानी कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, है ना, ये आपको दिखाई दे रही है। दूसरा हमारे सामने पर्वतीय वर्षा, पर्वत से टकरा कर हवा उठी थी, है ना। तीसरी हमारे सामने आ गई साइक्लोनिक यानी चक्रवाती वर्षा, ये चक्रवात उठ रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न, जलवायु और मौसम में अंतर। जलवायु और मौसम में अंतर। तो जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होता है ये जानना है हमें, है ना। अगला प्रश्न क्या है? जलवायु और मौसम में अंतर। तो देखो आप हमेशा जलवायु और इसको मौसम को समझो जरा। कई बार आपने देखा होगा गर्मी पड़ रही होती बुरी तरह से और सुबह इतनी महसूसा होती है कि ऐसा लगता है पूरे हाथ पैर चिपचिपे से हो रहे होते हैं और मन उछल रहा होता है कि यार कितनी गर्मी हो रही है। लेकिन जैसे ही 2, 3, 4 बजे वर्षा होना शुरू हुई और तेज हवाएं चलने लगी, ठंडक पड़ने लगी हाल के हाल, तो लगता देखो आज मौसम कैसा हो गया, हाल 1 घंटे 2 घंटे में बढ़िया शानदार। तो मौसम कभी भी बदल सकता है। दिन में सवेरे गर्मी पड़ रही थी, दिन में हवा चलने लगी, शाम को वर्षा होने लगी, तो दिन में 3 बार मौसम चेंज हो गया। तो फिर जलवायु क्या है? सुनो, जलवायु लगभग बड़े समय में या लंबे समय में, लंबे दिनों में, ज़्यादा दिनों में बदलती है। जैसे सर्दियों के दिन आते हैं 4 महीने, 4 महीने गर्मियों के दिन आते हैं और 4 महीना बरसात के दिन आते हैं कि नहीं आते। तो ये अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जलवायु 4 महीने में बदलती है। और मौसम एक ऐसा है कि हमारा एक जगह का बदलता है। हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है, दूसरे के यहाँ तेज हवा चल रही है, तो तीसरी जगह वर्षा भी हो रही है। तो मौसम छोटे छोटे स्थानों का होता है। क्या होता है? स्थानों का होता है, छोटा छोटा। और जलवायु पूरे भारत देश की है। जैसे पूरे भारत देश में एक साथ ठंड पड़ रही है। क्या पड़ रही है? एक साथ ठंड पड़ रही है। और तो यहाँ हम बात कर सकते हैं मौसम की बात करें, मतलब मौसम तो ऐसा सुबह शाम कभी भी बदल सकता है। और गाना भी सुना होगा, कहीं मौसम की तरह बदल तू नहीं जाओगे। तो मौसम तो बदनाम है, बदल सकता है। क्या हो सकता है? बदल सकता है। लेकिन जलवायु उस समय से ही बदलती है। देखो जलवायु मौसम की दीर्घकालीन, दीर्घ माने लंबी अवधि, है ना, लंबी अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो जलवायु 4 महीना बदलती है। 4 महीने ठंडा पड़ी, फिर 4 महीना गर्मी पड़ी, फिर 4 महीना बरसात भी होगी। लेकिन मौसम तो कभी भी बदल सकता है, 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में, कभी ठीक हो सकता है ना। मौसम समय की घटना को प्रदर्शित करता है। समय मतलब अभी 2 घंटे 4 घंटे के टाइम की बात है।
दूसरा आता है किसी प्रदेश की दिन प्रतिदिन दीर्घकालीन अवस्था। ये किसको बता रही है? दीर्घकालीन, किसी प्रदेश में यानी देश में, भारत देश में लगातार ठंड पड़ रही है, भारत देश में लगातार ठंड पड़ रही है तो जलवायु कहलाएगी। मौसम वायुमंडल की अल्पकालीन, ये अल्पकालीन का मतलब थोड़ी देर के लिए हवाएं आई, बादल आए और फिर साफ हो गए, तो ये कम समय की बात है। अब आता है जलवायु काफी समय बाद बदलती है, लगभग 4 माह बाद बदलती है ना। मौसम कभी भी बदल सकता है, सुबह से शाम तक भी कोई भरोसा नहीं है। मौसम तो बेवफा होता है ना, वो कभी भी बदल सकता है। जलवायु के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं, बरसात की फसलें, रबी की फसलें और ग्रीष्म ऋतु की फसलें। तो ये जलवायु के अनुसार फसलें की जाती हैं, मौसम के अनुसार नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, सुबह दूसरी फसल, शाम को फिर दूसरी फसल, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए फसलें 4 महीने की होती हैं, सर्दी की भी 4 महीने की फसलें, बरसात की भी 4 महीने की फसलें और गर्मियों की भी 4 महीने की फसलें होती हैं, है ना। तो ये ठीक है। जलवायु के ऋतुओं में बांटा जा सकता है, जलवायु 4 महीने की है तो 2-2 महीने से कितने 6 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। लेकिन मौसम तो एक दिन का, वो कैसे बटेगा? तो मौसम को ऋतुओं में नहीं बांटा जा सकता। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला पॉइंट है जलवायु मौसमों का योग है। साल भर मौसम बदलते रहते हैं और जलवायु बनती रहती है, लेकिन मौसमों का योग जलवायु नहीं है। ठीक है, यानी मौसम जलवायु का योग नहीं है। ओके, ये इसका उल्टा हो गया। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भाई अच्छे से याद कर लेना, है ना। ये आ सकता है आपको 3 या 4 नंबर में। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। इसमें आप दिखाई दे रहा है जो चित्र, देखो अपने यहाँ पर ये मौसम बदल गया, चित्र को देखें, ये मौसम बदल गया, बादल छा गए, है ना, तो ये मौसम बदल रहा है, तो ये मौसम की स्थिति आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जलवायु देखो, है ना, ये क्या है, ये बरसात हो रही है, ये पेड़ खड़े हैं बढ़िया शानदार, तो ये जलवायु है, ये है ना, ये जलवायु को दर्शाती है। जलवायु कैसी है? स्थायी है, और है ना, और ये कौन सी है? ये मौसम है। देख लो आप मौसम क्या हो रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम के अनुसार फसल नहीं की जा सकती, लेकिन जलवायु के अनुसार फसल की जा सकती हैं। क्या की जा सकती हैं? इस प्रकार से हम बात करेंगे। मौसम से आप देख रहे हैं कि अनिश्चितकालीन है, इसका कोई वो नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है। अब आ रहा है हमारे सामने मौसम के विभिन्न तत्वों को। तत्व बोले तो मौसम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो हम देखते हैं मौसम में तो वही होता है, कहीं ठंड पड़ती है, गर्मी होती है। यदि गर्मियों के दिन और ठंड पड़ने लगे तो हम क्या कहेंगे? मौसम अच्छा हो गया। यदि ठंडों के दिन हो और यदि धूप निकल आए तो क्या कहेंगे? तो मौसम ठीक हो गया। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इन बातों को जानना ही मौसम के तत्व हैं, अर्थात मौसम किन चीज़ों से मिलकर बनता है और किन किन चीज़ों से घटता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें सहयोग देती हैं मौसम बनने में। तो बढ़िया शानदार आप समझिए। तापमान, तापमान एक मुख्य घटना है, यानी ताप बढ़ने से या ताप घटने से मौसम चेंज होता है। हम देख रहे हैं आज क्या देख रहे हैं कि गर्मी पड़ रही है ना, तब दोपहर में 2 बजे बहुत गर्मी हो रही है, शाम हुई हवाएं चली, पानी बरस गया, हाँ क्या मौसम हो गया, क्योंकि तापक्रम ठंडा हो गया। तो वर्षा भी इसमें भाग ले रही, हवा भी इसमें भाग ले रही है कि नहीं ले रही? हाँ, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो एक तो तापमान है, मौसम का प्रमुख तत्व कौन है? तापमान है। तापमान परिवर्तन से मौसम भी परिवर्तित होता है। ठीक है, चलो ठीक है। तापमान सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके मौसम में बदल देता है। तो आप देख रहे हैं बढ़िया मौसम साफ हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, सूर्य प्रकाश आ गया, मौसम शानदार हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है ना। सूर्य का प्रकाश आता है, इससे गर्मी बढ़ती है और टेम्परेचर सही हो गया। अब आता है दूसरा, वर्षा। तो आप देख रहे होंगे कि अभी साफ मौसम दिखाई दे रहा था, अब देखो इसमें वर्षा होने लगी। क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। तो किसी भी स्थान की मौसम और जलवायु के निर्माण में वर्षा क्या देती है? साथ देती है। क्या देती है? साथ। वर्षा हो जाएगी, मौसम चेंज हो जाएगा। विशेष महत्व है इसका। वर्षा द्वारा ही वायु
मंडल की आर्द्रता में पानी यानी हवाएं गीली हो जाएंगी तो इससे ठंडक उत्पन्न हो जाएगी। धरातल पर आता है जल के द्वारा ही सभी पेड़ पौधों के लिए पानी भी पृथ्वी पर किससे आता है, वर्षा से आता है, इससे वर्षा का प्रभाव। तो देखो आप देख रहे हो अभी वहाँ साफ मौसम था, यहाँ क्या हो गया, बदल गया। तो मौसम में तापमान भी भाग ले रहा है, वर्षा भी भाग ले रही है, हवा भी भाग लेगी। वर्षा कौन सी है, जो बरसने वाली है, पड़ोस में रहने वाली नहीं, ठीक है। अब आता है हमारे सामने आर्द्रता, गीलापन। यदि वायु में गीलापन होगा तो ठंडी हवाएं लगेंगी। यदि गर्मियों के दिनों में मई जून में हम देखते हैं कि लू लगती है, क्योंकि जो हवा होती है उसमें गीलापन नहीं होता। क्या नहीं होता, गीलापन नहीं होता, गर्म हवाएं लगने लगती हैं, इसे लू कहते हैं हम लोग, है ना। तो लू लगने लगती हैं। तो आर्द्रता, तो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता यानी अदृश्य भाप होती है जो दिखती नहीं है ना। आर्द्रता वायुमंडल में कम होते हुए भी हवा का महत्वपूर्ण घटक है। कैसा घटक है, महत्वपूर्ण घटक है। यह आर्द्रता गैसीय अवस्था मिलता है। इसे पहचानने का एक तरीका बताता हूँ आपको। आपने गर्मियों के दिनों में आप बैठे, आप बताइए हवा में गीलापन है अथवा नहीं। एक परीक्षण करते हैं आज। एक हमने बोतल निकाली फ्रीज में से या बर्फ़ निकाली फ्रीज में से, गिलास में रख के ढक के रख दो, तो बाहर देखते हैं गिलास के चारों तरफ पानी आ जाता है, टेबल पे पानी आ जाता है। आप बताइए ये पानी कहाँ से आया। यदि कहीं ऐसे ही ऊपर पूरा वायुमंडल ठंडा हो जाता, पानी बरसने लगेगा या नहीं। इसे कहीं से कोई देवता नहीं लाते उठा उठा के पानी, ये वायुमंडल में ही मौजूद है। हमने अभी 2 लीटर पानी पिया दिन भर में, तो क्या 2 लीटर टॉयलेट गए, नहीं गए। तो कितने गए, मान लेते हैं हम लोग 200-300 ग्राम। तो एक बात बता, फिर बाकी पानी कहाँ चला गया। तो हमारे मुंह से उड़ जाता है, हमारी नाक से निकल जाता है और हमारे शरीर से निकल जाता है पसीने के रूप में। ऐसे वो पानी गया कहाँ, वायुमंडल में, यानी वायु में है। अब वो हम लोग कहीं ठंडा रख दें तो उससे वो ठंडा होकर क्या में चेंज हो जाता है, पानी में बदल जाती है गैस। तो दिखती नहीं है लेकिन है तो ना। तो यही बात कही गई है, क्या की गई है कि यह वायुमंडल में अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। अदृश्य माना न दिखने वाली चीज, अदृश्य हो जाना, अदृश्य लेकिन मौजूद है ना। चलो ठीक है। तो इसे हम लोग जल की बूंदों में बदल जाते हैं। ये जब ठंडक मिल जाए तो, और ठंडक लगने लगेगी हमें जब बरसात हो जाए तो ठोस अवस्था में हिमकणों में बदलने लगती है। यही जम्मू कश्मीर में पहुंच जाए हवा तो उसमें रुई जैसी क्या बनने लगती है, बर्फ बनने लगती है ना। अब आता है वायु की गति। यदि हवा एकदम रुक जाए तो ये लगता है अब मरे कितनी गर्मी है, और हवा चलने लगे तो हाँ बढ़िया ठंडी हवा चल रही। तो क्या हुआ, मौसम चेंज हो गया भाई। सब सवेरे बहुत गर्मी थी, शाम को देखने हवा चलने लगी तो कुछ आराम मिल गया। यही कहते हैं ना लोग बाग। तो यही होता है, मौसम हवा से चेंज हो सकता है। तो देखो इसमें वायु की गति है ना। तो पवन वायु महत्वपूर्ण घटना, पवन यानी वायु है ना, क्या वायु वायुमंडल का महत्वपूर्ण घटक है। यह तापक्रम व वर्षा पर नियंत्रण रखता है। किस पर रखता है, तापक्रम, यानी हवा चलने लगे तो ठंडा होने लगती है ना, हवा रुक जाए तो वर्षा होने लगती है। धरातल पर तापमान की विभिन्नता के कारण, किस पर, तापमान कम ज़्यादा होने के कारण हमेशा हवाएं चलती हैं। हवाएं जब गर्म जहाँ हो जाती हैं वहाँ से ऊपर उठती हैं तो उनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं जाती हैं और हवा चलने लगती हैं। हम कहते हैं ना, कौन ढकेल रहा भैया, पवन देवता ढकेल रहे हैं। ऐसा नहीं है, पृथ्वी ऊंची नीची है, पहाड़ हैं तो कहीं गर्मी है कहीं ठंडक है। तो गर्म हवा ऊपर उठती है तो वहाँ की जगह को ठंडी दौड़ने लगती है। तो ऐसी कंडीशन हम समझते हैं कि हवा चलने लगी है या चल रही है। तो तापांतर के कारण हवा चलती है। किसके कारण, तापांतर, ताप में अंतर होना। निम्न उच्च वायु भार होते हैं जिससे लंबवत क्षैतिज अवस्था में वायु प्रवाहित होती है। वायुमंडल में घटित होने वाली विभिन्न घटना इसी का ही परिणाम है। किसका, वायु का है। अब आता है सूर्य का प्रकाश। ये भी हमारा क्या करता है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट बोलते हैं। पौधों की विभिन्न वनस्पति के विकास वितरण को प्रभावित करने में सूर्य के प्रकाश की भी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सूर्य विकिरण में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सोख ली जाती है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य विकिरण को सोख लिया है, इससे क्या होता है, ताप बढ़ने लगता है ना, सोख ली जाती है, जिससे वायुमंडल की निचला भाग क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। ताप को सोख लिया जाए तो गर्म होंगे, इससे मौसम परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से मौसम के मैंने आपको अभी 5 तत्व बता दिए हैं। कितने बता दिए हैं,
5 तत्व। नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 वायु की गति, नंबर 3 आर्द्रता, नंबर 4 रेनफॉल यानी वर्षा, और नंबर 5 हमारे पास आता है तापमान। इस प्रकार से 5 तत्व हैं मौसम के। कितने तत्व हैं? 5। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, भारतीय वर्षाओं की विशेषताएं। अब वर्षा होने लगी तो भारतीय वर्षाओं की विशेषताओं को समझना कैसी है, यानी भारत में जो वर्षा होती है उनके क्या गुण हैं। तो गुण तो आराम से याद किए जा सकते हैं, जो हम जानते हैं, बस थोड़ा सा महसूस नहीं किया। जरा मास्टरमाइंड से सुनते हैं। क्या सुनते हैं कि देखो, हम घर में चौपाल पे या गांव में बैठे होते हैं और हम चर्चाएं कर रहे होते हैं। क्या चर्चा कर रहे होते हैं? अरे यार इस बार तो भाई साहब बहुत कम वर्षा हुई है। तो ये वर्षा की ही बात कर रहे हैं ना, तो गुण किसका हुआ? वर्षा का। तो हमें यही तो बताना है, वर्षा की विशेषताएं। तो वर्षाएं कई बार कम होती हैं, एक गुण हो गया। वर्षा कई बार ज़्यादा हो जाती हैं, 2 गुण हो गए। वर्षा कई बार जल्दी आ जाती है, 3 गुण हो गए। वर्षा कई बार जल्दी चली जाती है, 4 गुण हो गए। वर्षा कई बार आती ही नहीं है, सूखा पड़ जाता है, कितने गुण हो गए? 5 गुण हो गए, 6 गुण हो गए। दूसरा, कई बार इतने बरसती है कि फसल ही नहीं कर पाते हैं। तो ये वर्षा की गुण तो हैं। हमारे भारत देश में वर्षा के दिन बहुत कम है। कहते तो लोग चौमासा है, 4 मास पानी बरसता है, लेकिन बरसता है क्या? नहीं बरसता है। कितना बरस रहा है आजकल? कई बार तो 1 महीना, कई बार 1 बार ढंग से बरसात एक हो पाती है, बाद चले जाती है। तो ये भारतीय वर्षा की विशेषताएं हैं, है ना। देरानी जेठानी जैसी समस्या है इनकी भी। तो सुने क्या है, हमारे देश में है ना, हमारे देश में वर्षा के दिन बहुत ही कम है। पहले ही पॉइंट में हो गए, जो हमने घर चर्चा कर रहे थे ना गाँव में बैठ के, वही आंसर है। बस समझने की बात है। भारत में वर्षा लगातार वर्षा नहीं होती, बल्कि कई अंतराल से हो जाती है। क्या होती है? अंतराल मतलब छोड़ छोड़ के हो जाती है। ये नहीं है कि लगातार जून आ गो 1 तारीख से वर्षा हो जाए, ऐसा तो होता ही नहीं है। कई साल हो जाती है, कई साल नहीं होती, तो इस साल का अंतर आ जाता है। भारतीय वर्षा वितरण असमान है, ये भी बहुत समस्या है। पता पड़ा जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ रही है, खूब वर्षा हो रही है, बादल फट गए, और हमारे देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर सूखा पड़ा हुआ है, सूखा घोषित हो गया। तो असमान का मतलब है कि वहाँ भगवान खूब बरसा रहा हो, जहाँ भगवान नहीं बरसा रहा हो, यही बात करते हैं हम लोग। तो ये असमान का मतलब है ना, असमान। समान रूप से नहीं है कि भारत में एक समान पानी बरसे। किसी वर्ष वर्षा निश्चित समय से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है, कई बार जल्दी वर्षा आ जाती है, और निश्चित समय से पूर्व ही समाप्त हो जाती है। वो ना अक्टूबर तक पानी बरसना चाहिए हमारे यहाँ, लेकिन क्या हो गया? खत्म हो गया सावन पर, इसी पानी बरसा ही नहीं है। तो ये है। कभी कभी मानसून निश्चित समय पर नहीं आते, सूखा की सहन करना पड़ता है। पता पड़ा कि सावन तक तो अभी एक बूंद ही नहीं गिरी, पानी ही नहीं बरसा, सावन सूखा निकल गया। तो कभी कभी जल्दी भी आ जाती है। यही बातें हम गाँव में चर्चा करते हैं, वही आंसर लिखना है। कभी कभी वर्षा अधिक हो जाती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, जिससे फसलें भी क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। भारतीय वर्षा लगभग 75% हिस्सा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। यानी मान लो एक भारत का एक नक्शा है ना, क्या है? एक नक्शा मान लो, ये तो ये कौन सा है? उत्तर। ये कौन सा है? दक्षिण। ये कौन सा है? पूर्व। ये कौन सा है? पश्चिम। तो हम बात आती है, तो 75% वर्षा किससे होती है? हिस्सा दक्षिण पश्चिम से। तो दक्षिण ये रहा और पश्चिम ये रहा। तो इधर से वायु जाती हैं और पानी बरसाती हैं। कहाँ से? समुद्रों से। कहाँ से? समुद्र से। समुद्र गर्म होता है तो उसके ऊपर से पानी तो यही समुद्र पूरा, और उससे हवाएं भाप उठती है। इसीलिए तो भाप उठती है, तो पानी भाप में कैसा जाएगा? मीठा। नमक तो उड़ नहीं सकता, और समुद्र में नमक रह जाता है। इसलिए समुद्री पानी खारा होता है और वर्षा का पानी मीठा होता है। ठीक है। वर्षा अनियमित है ना, अनियमित होती है। किसी न किसी भाग में सूखा, अकाल पड़ जाते हैं, समस्याएं बना देती हैं कई बार। अतः इन कारण से देखते हुए भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। यानी भारत की कृषि मौसम का जुआ है। हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं हुई, इसे कौन रोक सकता है? नहीं आई वर्षा तो क्या कर लोगे? कोई उपाय नहीं है ना। थोड़ा सा मन में ये संतुष्टि करके रह जाते हैं। क्या संतुष्टि करके रह जाते हैं? हम पापी हैं, बस पापियों के नहीं बरसता।
क्या पाप पुण्यों से वर्षा हो रही है? नहीं, ये सोचना गलत है। ओके, अब आती है हमारे सामने अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न? संगनन के स्वरूप। संगनन के लिए मैंने आपका एक शब्द का प्रयोग किया, बादलों में ऊपर जा क्या हो रहा था? संगनन हो रहा था। तो बादल क्या थे? एक संगनन का ही रूप है। तो नीचे कोहरा क्या है? ठंड पड़ती है तभी पड़ता है ना, वो भी संगनन का है। तो इसमें जो लॉजिक लगाएंगे हम लोग वो पूरा ठंड का लगाएंगे, यानी ताप कम होने का। ताप कम होने पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? वो संगनन का स्वरूप कहलाएगा, संगनन जैसी अवस्था कहलाएगी। तो सुने क्या है? तो ओस पड़ती है रात्रि में, जब क्या होने लगती है? ठंड पड़ने लगती है। तो जो भाप थी, जो दिन भर में पत्तियों से भाप निकली थी, वो अब ठंड से जमने लगती है पत्तियों पर। हम सुबह उठते हैं, कहते हैं ओस पड़ी आज, तो ओस तो वो कहीं पड़ती कहीं से नहीं है, हमारी पत्तियों से, पेड़ों से, ज़मीन से जो भाप निकली थी वह सुबह के टाइम जब टेम्परेचर कम हुआ तो वो काय में चेंज हो गई? गैस द्रव में चेंज हो गई। क्या हो गई? गैस द्रव में चेंज हुई। यहाँ जो कुछ पढ़ेंगे वो यही है। तो काय में चेंज हो जाती हैं? ओस में। तो देखो, वायु में उपस्थित वह बाष्प, यानी क्या? बाष्प बोले तो हवा, वो पानी की उड़ी हुई भाप, ताप कम होने से हवा द्वारा संतृप्त हो जाती हैं। संतृप्त माने ठंडी हो जाती हैं, उन्हें पानी में बदल देती हैं, जिससे जल बाष्प को कुछ भाग कहने में बूंदों के रूप में पानी घास पर दिखने लगता है, जमा हो जाता है। जो देख रहे हैं ना घास फूस पर, पता नहीं पानी की ये बूंदें दिखाई दे रही हैं, देखो ये जमा हो जाता है। ये बूंदें क्या कहलाती हैं? ओस कहलाती हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लिखा है वैसा दिख भी रहा है ना। शुक्र मनाओ भाई साहब मास्टरमाइंड का, कि जो देख रहे हैं, जो लिखा है ना वो ही देख रहे हैं। याद 75% अपने आप ही हो रहा है। तो ओस क्या है? दिख रही है। तो घास फूस की पत्तियों पर जो सुबह पानी दिखाई देता वो ही ओस है। क्या कहने में दिक्कत है? सरल शब्दों में, देखने में तो आपका जो मज़ा आ रहा है देखने में, जैसे उतनी मज़े से लिख सकते हैं, है ना। आप क्या करना परीक्षा में, वो उस कैसे दर्शाएंगे? एक पेड़ बनाएंगे ऐसे, उसमें एक ऐसी लाइन बनाएंगे, यहाँ से ये देखो पत्ती बन गई, देखो ये, और इस पर क्या करेंगे फिर हम लोग, और यहाँ पर एक बूंद लगा देंगे। ये लो साहब, यहाँ पर बूंद उस लिख देंगे ओस। ये लो कब पड़ती है? सुबह के समय, सुबह रात्रि में। बस एक आंसर बन गया। इससे अच्छा और सरल क्या हो सकता है? ठीक है। ओसांक यानी ड्यू पॉइंट। ओसांक क्या है? तो जब हम देख रहे हैं कि दिन भर में जो गर्म भाप थी वो कब, ऐसा कौन सा टेम्परेचर आया कि वो पानी में बदलने लगी, तो वह ताप जिस पे वाष्प पानी में बदलने लगे वह ताप ओसांक या ओसांक बिंदु कहलाता है। ड्यू पॉइंट्स क्या कहलाएगा? ड्यू पॉइंट्स। वह ताप जिस पर हवा किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को पानी में चेंज कर देगा, में हवा को संतृप्त में कर देती है, जिससे क्या बनने लगे? पानी या ओसांक बनने लगे। दूसरा आता है पाला। पाला या फ्रॉस्ट। गांव में इसको क्या बोलते हैं? गांव में इसको तुषार। क्या बोलते हैं इसको? तुषार बोलते हैं। गांव में हमने खूब सुना है कि हमारी ससुओं तो भैया तुषार ले गो, टमाटर ने तुषार ले गो। तो ये ले जाता कहाँ है, लाता कहाँ है, ये तो कुछ पता है ही नहीं। बशर्त क्या है वो समझ लो। तुषार पड़ने का मतलब क्या है? जब रात्रि में ठंड पड़ने लगती है ज़्यादा, तो पौधों के अंदर जो पानी होता है, पत्तियों के अंदर जो पानी होता है वो जम के बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ साइज बढ़ती है, बर्फ़ बनता है तो साइज बढ़ती है, और पेड़ के अंदर की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, वो फट जाती हैं, और सवेरे होता है और सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बर्फ़ तो पिघल करके गैस बन के उड़ जाती है, और मरी हुई सेल्स रह जाती हैं, और काला पड़ने लगता है पेड़। हम जाते हैं, देखते हैं, क्या कहते हैं? तुषार ले गया। तो वही है पाला। पाले में क्या होता है? जब रात्रि में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पानी बर्फ़ में बदलता है, और बर्फ़ से वो फट जाती हैं कोशिकाएं। क्या हो जाती हैं? पेड़ की कोशिकाएं फट जाती हैं। तो यही है ना। तो ये कभी कभी जाड़ों के दिनों में वायुमंडल का तापक्रम कहाँ पहुँच गया? 0 डिग्री से ठंड पड़ रही है बहुत नीचे। इस अवस्था में
जल वाष्प प्रत्यक्ष से हिमकणों में, काय में, हिमकणों में, हिमकण बोले तो बर्फ, बर्फ के रूप में बदल जाते हैं, जिसे पाला के नाम से जाना जाता है। तो देखें भैया, तो देखें हमें ये फसल दिख रही है और ज़्यादा ठंड पड़ गई तो ये आप देख रहे हैं इतना हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, इसमें दो हिस्सा हैं, एक पानी पानी जैसा हिस्सा दिखाई दे रहा है और एक थोड़ा सा नया हरा दिखाई दे रहा है। तो ये जो पानी पानी सा दिख रहा था इसमें रात्रि में बर्फ़ जम गई थी। क्या हो गया था? बर्फ़ जम गई थी और अब पानी उड़ गया और पौधा मर गया। ये है किसकी बात? किसकी बात है? ये पाला पड़ जैसा। चलो ठीक है, फिर पाले से बचाएं कैसे इसको, वो मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा। चलो ठीक है, ये सब किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं? संघनन के, यानी ठंड से संघनन यानी घने होते हैं, संघनन यानी घना होने की, तो बर्फ बनती है। दूसरा पड़ता है हमारे सामने, हमने देखा होगा कि बरसात के साथ साथ ओले आ जाते हैं। ओले अक्सर आपको कब पड़ेंगे, आपको मैं बता देता हूँ, फरवरी मार्च में पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है भाई, फरवरी मार्च में ही क्यों पड़ेंगे? गाँव वाले कहते हैं जब गेहूँ की फसल होती है तो ओले पड़ते हैं। क्या बिना गेहूँ की फसल के ओले नहीं पड़ सकते? पड़ सकते हैं। तो है क्या जो ओलों का कॉन्सेप्ट? तो आज समझिए बीरबल के माध्यम से कि ओले का कॉन्सेप्ट है क्या। आपने देखा होगा खूब वर्षा होती है ना, वर्षों में जून जुलाई अगस्त में, कभी ओले पड़ते देखा है? कभी नहीं देखा भाई। क्यों नहीं? ओले तो ऊपर से ही आते, अब क्यों नहीं आ रहे? लेकिन दिसंबर जनवरी के बाद क्यों ओले आते हैं वो समझो। देखो हम देखते हैं कि गर्मी पड़ती है तो पानी ऊपर जाता, गर्म भाप बन के ऊपर, ठंडा होते ही वो टपकने लगता है। क्या होने लगता है? ठंडा होकर टपकने लगता है, हम बरसात कहते हैं। लेकिन जब नवंबर दिसंबर का महीना होता है उस समय की जो भाप बन के ऊपर जा रही है वो कहाँ गई बताइए भाई? गर्मियों का भाप गई, वो पानी के रूप में बरस गई। लेकिन नवंबर और दिसंबर के बाद जो भाप थी वो कहाँ गई? इतने दिनों की पेड़ों से, हम घरों से, नदियों से जो पानी सूख रहा था वो कहाँ गई भाप? तो वो ऊपर जाती है और एकदम ज़्यादा ठंड होने के कारण वो बर्फ़ में बदल जाती है और वह सीलिंग पतली पतली क्या जम जाती है, छत बन जाती है पूरी, और जाते ही भाप वही छत में चिपक जाती है और धीरे धीरे मोटी मोटी चादरें बनने लगती हैं पूरी ब्रह्मांड में ऊपर की साइड। ठीक है, अब क्या हुआ? ज़्यादा ठंड थी जनवरी में, फरवरी में। अब क्या होगा? जब पृथ्वी पर गर्मी पड़ेगी, मार्च का महीना आ गया, तो यहाँ से अब गर्म हवा जाएगी। क्या जाएगी? गर्म हवा। गर्म हवा जाएगी तो क्या करेगी? उस बर्फ़ को पिघलाएगी, और बर्फ़ पिघलेगी तो कुछ तो पानी बरसेगा, और पानी बरसने के बाद जब पिघल के वो पतली हो जाएगी तो टूट पड़ेगी, और जहाँ से टूटेगी वहीं ओले गिरेंगे जो बड़े बड़े। सही है? हम कहते हैं भगवान ने पत्थर बरसाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये बर्फ़ समझ में आई कैसे बरसती है? ये वही है जिसे गांव में हम ओले कहते हैं, जो दिखाई दे रहे हैं। तो देखो क्या होता है, जब वर्षा की बूंदें आकार में बहुत अधिक बड़ी, ठंडी होकर, क्या होकर, वर्षा की जो पानी ऊपर गया था वो ठंडी हो जाती हैं और क्या में बदल जाती हैं? बर्फ़ में बदल जाती हैं। क्या में बदल जाती हैं? बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती हैं तथा पृथ्वी पर गिरती हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? ओले कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? ओले, यानी हेल कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, जिसे हम लोग कहते हैं बर्फ़ कहेंगे, है ना। तो ये कहते हैं बर्फ़। गांव में लोग अपन छोटे छोटे हुआ करते तो जो बुज़ुर्ग लोग थे उनसे कह देते भगवान ने फ्रीज धोया होगा। सही है? ऐसा नहीं होता है ना। तो लोग बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो अंधविश्वास दूर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। हम लोग अभी तक क्या कॉन्सेप्ट रखते, वो तो सब कहाँ से हो रहा है? ठीक है। तो पानी को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पानी को उत्पन्न किया जा सकता है। पानी की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। पानी को गर्म करो तो गैस में बदल जाता है, ठंडा करो द्रव में बदल जाता है, द्रव को ठंडा करो और ज़्यादा तो बर्फ़ यानी ठोस में बदल जाता है। ये सारे रूप उसी के हैं, आप अलग से कुछ नहीं है। ये प्रकृति में ऐसी शक्तियाँ हैं। ठीक है। अब आती है हिमपात। हिमपात क्या होती है? माने वर्षा होना बर्फ़ की। तो जम्मू कश्मीर में लोग घूमने जाते हैं, क्या करते हैं? जम्मू कश्मीर में लोग घूमने जाते हैं तो क्या होता है? आप देख रहे होंगे लोग एक दूसरे में बर्फ़ मार रहे होते हैं,
ऊपर से गिर रही होती है, कोट पे रेन कोट होता है उस पर भी बर्फ़ हो रही होती है, तो वही है हिमपात, है ना। तो देखेंगे जिन स्थानों पर वायुमंडलीय हिमपात नीचे गिर जाता है, वायुमंडल की वायु जल वाष्प में संतृप्त हो जाती है और वहाँ पर जल वाष्प छोटे छोटे कणों में, कई के कणों में, हिम कणों में, कई में हिम कणों में बदल जाती है। हिम माने क्या होती है, बर्फ होती है, बर्फ के कणों में जम करके जमीन पर गिरने लगती है, क्या रुई टाइप का गिरने लगता है, क्या नहीं लगता है। और लोग बाग पेड़ आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में ऐसे पेड़ होते हैं और उन पर रुई जैसी क्या जमी होती है ना, क्या जमी होती है, रुई जैसी बर्फ जमी होती है, वही हिमपात है। ये सब ठंडे ठंडे के कारण हमारे 5 पॉइंट सामने आए, ये संघनन के स्वरूप हुए। देखो ऐसे ये बच्ची खेल रही है, ऊपर से बर्फ गिर रही है, बहुत ठंड है, ये कैप लगाए हुए हैं, जर्सी पहने हुए हैं, ये है। तो फिर बादल भी किसका रूप है, संघनन का है। बादल का संघनन कैसे है, बादल से ऊपर जाते हैं ना, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि बर्फ जम जाती है। कितनी ठंड है, बर्फ जम जाती है, लेकिन हम ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तब मिलेगी। तो वहीं से ये बरसात होती है और वहीं से ये क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। आपने सुना होगा, कहीं देखा होगा, चलो खुद का अंदाजा करते हैं कि बादल आते हैं, भयंकर काला छा जाता है और बरसात होने लगती है। उसके बाद वो बादल गए कहाँ, कोई पटरिया में बांध करके इकट्ठा कर लिए या किसी हॉल में एंट्री करके कहीं कि निकले थे, नहीं। केवल ज़्यादा ठंड का मौसम ऊपर बनता है, यहाँ वालों गर्मी पड़े, लेकिन ऊपर की बात है, जब ठंड का मौसम बनता है तो वो पूरी भाप हमें कैसी लगने लगती है, संघनन, गाढ़ी होने लगती है, और गाढ़ी भाप हमें पृथ्वी पर कोहरा दिखाई देती है, ऊपर बादल दिखाई देता है। यही घटना है, ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न, पाला किसे कहते हैं, पाले से फसलों को बचाने के कुछ उपाय हैं। तो पाला किसके कारण पड़ता है, सबको मालूम है, ठंड ज़्यादा पड़ जाए, पत्ती के अंदर की जो भाप है वो पानी है वो बर्फ़ में बदल जाता है। तो हम ऐसा कुछ उपाय करें कि पत्ती के अंदर जो पानी है वो जम ना पाए बस, और जमेगा कब नहीं, जब टेम्परेचर कुछ गर्म बना रहे। अच्छा, ऐसा टेम्परेचर ना हो पाए पेड़ के पास में कि वो बर्फ़ में चेंज हो जाए, तो पाले से बच जाएंगे। ऐसे के लिए हम क्या करें कि पौधा हल्का गर्म बना रहे, या ये कह सकते हैं कि बर्फ़ न बनने लायक टेम्परेचर बना रहे। तो वो सुनो आगे कैसे है। तो हम देखते हैं, परिभाषा समझ लें पहले कि पाला क्या है। पाला पड़ते ही पौधों की कोशिकाओं का द्रव जमने लगता है, यानी पौधे की पत्तियों का पानी है वो द्रव जम जाता है, यानी बर्फ़ बन जाती है, जिससे कोशिकाएं, भित्ति, दीवारें फट जाती हैं पौधे की अंदर से। फटा हुआ का मतलब है जैसे कुचल दिया हो, है ना, पौधा मर जाता है, जिसे हम पाला कहते हैं। तो ये आ गया पाला। तो हम कहेंगे कि पौधे के अंदर की पत्तियों में जो पानी होता है वो ज़्यादा ठंड के कारण बर्फ़ में बन के वो फूलता है, और जब सवेरा होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है या गर्मी बढ़ती है, तो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, पेड़ मर जाता है। यह घटना पाला कहलाती है, और गांव में कहते हैं तुषार ले गया। इसे पाले से बचाने के कुछ उपाय बता रहा हूँ। तो पाले से बचने के उपाय में पहला उपाय हमारे सामने दिखाई दे रहा होगा कि पाले से आशंका वाले स्थान और फसलों में क्या करेंगे, सिंचाई कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, सिंचाई। सिंचाई करने का महत्व क्या है वो समझ लो कि जब हम पानी देंगे, तो आपने देखा होगा पानी कैसा निकलता है सर्दियों में, बोर के पास में देखना, बोर को हाथ लगाना, ठंडों के दिनों में गर्म पानी निकलता हुआ नजर आएगा। एक तो पृथ्वी, एक तो पानी गर्म है, एक तो रात्रि में जो पानी से भाप उड़ेगी, पौधा गर्म बना रहेगा भाप से। एक दूसरा, पृथ्वी पे जो पानी है जो गर्म होकर के नीचे की गर्मी को ऊपर लाता है, जैसे रात्रि में जब हवा रुक जाती है तो ये गर्म बनी रहती है फसल, अर्थात इतनी ठंड नहीं होती कि बर्फ बन जाए। यदि यही फसल सूखी हो तो बर्फ बन सकती है, तो साल लग सकता है, इसलिए यह पृथ्वी की गर्मी को ऊपर लाने में काम करता है। एक उदाहरण से समझ लो कैसे लाता है। मैं कहीं खड़ा हूँ, सूखी मिट्टी है, एकदम सूखी मिट्टी, बगल में ये करंट का नंगा तार डला हुआ है, मुझे करंट लगेगा नहीं, और यही तार यदि गीली मिट्टी में डला हो तो करंट लगने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा ही होता है कि ऊष्मा चढ़ने लगती है तो सतह पर आती है, इसमें से वाष्प निकलेगी, किससे?
गीले खेत से और सूखे खेत से तो निकलेगी नहीं, इसलिए वाष्प निकलेगी और पेड़ में भरी रहेगी तो पेड़ गर्म बने रहेंगे। एक उपाय तो ये है सिंचाई वाला। क्या है? सिंचाई वाला। सिंचाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। गांव में पूछना कभी कि सिंचाई देने से पाला लगना चाहिए या रुकना चाहिए। चलो अब आता है दूसरा हमारे पास क्या है, फसलों को पाला अवरोधी किसमें लगाना चाहिए। कुछ ऐसी फसलें कर दें जैसे कि टमाटर लगे एक खेत में और एक खेत में मैंने गेहूं या फिर जौ या बारले लगा दिए, तो देखते हैं टमाटर की पत्तियों में पानी ज़्यादा होता है, गेहूं की पत्तियों में पानी कम होता है, तो इतना पानी नहीं होता है कि वो जम पाए, जबकि टमाटर की पत्तियों में पानी ज़्यादा होता है, वो जम जाएगा। तो टमाटर को तो तुषार लग सकता है, गेहूं को नहीं। तो पाला अवरोधी फसल कौन सी कहलाएगी, गेहूं या जौ, है ना। ये तो ये देखेंगे, तो हमने गेहूं बो दिया था वहाँ पर और बढ़िया शानदार खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कौन सा कहलाएंगे, पाला अवरोधी किस्में, अर्थात पाला न लगने वाली किस्में भी बो सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, पौधों की अवस्था वाली फसल को पुआल से आदि से ढक कर के रख देना। तो हम देख रहे हैं कि एक माता ये दिखाई दे रही है, उसने अपने टमाटरों को क्या किया, पन्नी से ढक दिया। आपको देखो क्या कर दिया, पन्नी से ढक दिया। देखो आप, तो इसकी जो फसल है वो बच गई, है ना। तो हम लोग जब छोटे पौधे हैं, ज़्यादा ऊंचे नहीं, टमाटर तो छोटे ही हैं, तो क्या हुआ, इसने टमाटरों को पन्नी से ढक दिया। घास फूस भी उपयोग कर सकते हैं, घास पुआल, धान का पुआल भी उपयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग करके हम लोग गर्मी पैदा कर सकते हैं इसके नीचे। तो ये ठंड से या तुषार से या पाले से बच जाएंगे। ये टमाटर पक जाएंगे, बाल्टी में भर के बाजार में बेच देंगे, हम लोग खा लेंगे। ये है फसल को बचने का उपाय। कौन सा है, छोटी अवस्था में हो तब इसे पुआल यानी धान का जो पुआल होता है उसे ढक करके बचाया जा सकता है, पॉलीथीन से भी बचाया जा सकता है। दूसरा दिया, पौधों के आसपास वायुमंडलीय ताप बढ़ाने हेतु धुआं कर देना या आग जला देना। तो हम देखते हैं कि हमारे फसल के आसपास क्या कर दी हमने, क्या जला दिया, एक आग लगा दी घास फूस में, इससे धुआं हो जाता है और वायुमंडल गर्म हो जाता है। इतने में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है और रात्रि में फसल को तुषार से बचाया जा सकता है। दूसरा दिया, पहाड़ों पर ढाल पर लगाने से क्या होता है, जी ठंडी हवाएं यहाँ से हैं तो यहाँ से गर्म हवाएं एक दूसरे से जाने लगेंगी, है ना। तो ये इस तरह से गर्मी क्या होगा, है ना, बारंबार होने लगती है, गर्म हवाएं बनी रहती हैं। इससे भी यानी ढलान पर लगाने से, किस पे, ढलान पर लगाने से, ठीक है, ढलान पर लगाने से भी पौधों को बचाया जा सकता है। ओके, तो ये ठंडी हवाएं इधर से साइड से गुजरने लगेंगी और गर्म हवाएं इस पे बनी रहेंगी, तो क्या होने लगेगा, फसल बच सकती है। तो इस प्रकार से पाले से बचने के हमारे पास 5 उपाय हो गए। क्या हो गए, 5 उपाय हो गए। अब आते हैं हमारे सामने